बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। बायोलॉजी की क्लास में खुशामदीद। बायोलॉजी में हम मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन देख रहे थे। मैंने आपको बताया था कि एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है, जिसमें ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन की मदद से ब्रेक डाउन होगा इसका, और आपको जो है वो एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। उसके अलावा वेस्ट प्रोडक्ट तैयार होते हैं, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस रिस्पायरेशन को हम कहते हैं एरोबिक, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो रही है, फ्री ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो रही है। इट इज़ अ सेलुलर प्रोसेस, ये सेल्स के अंदर होता है। और इसका मैकेनिज्म हम समझ रहे थे कि ये किस तरह होता है। तो हमने जो एरोबिक रिस्पायरेशन होता है उसको 4 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है। ग्लाइकोलाइसिस फर्स्ट स्टेज होती है, फिर सेकेंड स्टेज होती है फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए, और थर्ड स्टेज होती है क्रेब्स साइकिल, इसको आप सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, और फोर्थ स्टेज होगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ग्लाइकोलाइसिस हमने कल पढ़ लिया पूरा, हाँ पढ़ लिया पूरा। इसमें ग्लाइकोलाइसिस के अंदर मैंने आपको बताया कि ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज, लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन, यानी ग्लाइकोलाइसिस की जो स्टेज है इसमें ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा, ग्लूकोज ब्रेक हो जाएगा। और किस में ब्रेक होगा जी? 2 पायरोइक एसिड्स के अंदर। ठीक है, ग्लूकोज जो है वो एक 6 कार्बन वाला कंपाउंड होता है, जबकि पायरोइक एसिड जो है वो 3 कार्बन वाले कंपाउंड होते हैं। तो 6 कार्बन वाला कंपाउंड 3 के 2 कार्बन कंपाउंड्स में टूट जाएगा, पायरोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा आपको 2 एटीपी और 2 एनएडीएच के मॉलिक्यूल्स भी मिलते हैं। इनमें एनर्जी स्टोरेज भी होती है, थोड़ी सी एनर्जी इनमें आ जाती है, थोड़ी सी एनर्जी यहीं से रिलीज होना शुरू हो गई फ्रॉम द ग्लाइकोलाइसिस। फिर मैं आपको बताया था ग्लाइकोलाइसिस जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। जितने भी इसके अंदर एंजाइम्स रिक्वायर होते हैं वो सारे साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। और एरोबिक हो या एनएरोबिक हो, ऑक्सीजन वाली या बगैर ऑक्सीजन वाली, दोनों टाइप की रिस्पायरेशन में ग्लाइकोलाइसिस होता है। ये है इसका रिएक्शंस है जी, कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं। सबसे पहले हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल होगा साइटोप्लाज्म के अंदर। ये जो है इसके अंदर एक फॉस्फेट ऐड होता है। फॉस्फेट कैसे ऐड होगा? ये एटीपी का जो मॉलिक्यूल है ये अपने आप को ब्रेक कर देगा, एटीपी निकल जाएगा, और उसमें से जो फॉस्फेट निकला है वो इस ग्लूकोज के साथ ऐड हो जाता है। ठीक है, तो एटीपी जब ब्रेक होगा फॉस्फेट रिलीज होगा, वो फॉस्फेट इस ग्लूकोज के साथ ऐड हो जाएगा, और ये बन जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। पहला रिएक्शन ये हो गया। उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो एक एंजाइम होता है, फॉस्फोग्लूकोस आइसोमरेज। उसकी मदद से ये इसके अंदर के जो एटम्स होंगे उनकी रीअरेंजमेंट होती है, और ये कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ये दोनों कंपाउंड मॉलिकुलर फार्मूला एक ही जैसा होता है इनका, सिर्फ इनके स्ट्रक्चरल फार्मूले में फ़र्क होता है, यानी इनकी अरेंजमेंट जो होती है एटम्स की वो डिफरेंट होती है। तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाता है। फिर अब इस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में एक और फॉस्फेट ऐड होगा। कैसे? वैसे इसी तरीके से कि एटीपी जो है ये ब्रेक होगा, इसमें से फॉस्फेट जो रिलीज होगा वो इसके साथ जाके कंबाइन हो जाएगा, और ये एडीपी तो बाहर। अब ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में एक फॉस्फेट ऐड हो गया, और ये बन गया फ्रक्टोज 16 बाय फॉस्फेट। ठीक है, ये बाय पता नहीं क्यों लिखा हुआ, बाय फॉस्फेट। ठीक है, अब ये फ्रक्टोज 16 बाय फॉस्फेट अब ये ब्रेक होगा। फ्रक्टोज का मतलब है ये 6 कार्बन वाला कंपाउंड है। ठीक है, अब भी ये 6 कार्बन है, कोई कार्बन इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ, ये सारे 6 कार्बन वाले हैं। ठीक है, ये सब 6 कार्बन वाले। अच्छा, अब फ्रक्टोज 16 बायफॉस्फेट अब ये ब्रेक होगा, और 3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड्स बनते हैं। एक कंपाउंड बनता है डाईहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और एक बनता है ग्लेसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। दोनों के अंदर एक एक फॉस्फेट लगा हुआ है, और दोनों के अंदर 3 कार्बन है। ठीक है, तो ये वाला जो है डाईहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट, इसमें 3 कार्बन 1 फॉस्फेट है, इसमें भी 3 कार्बन 1 फॉस्फेट है। अब इस तरह ये इस रिएक्शन तो ग्लेसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के साथ होता है, और ये जो डाईहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन है ये एक एंजाइम होता है ट्राइसेफोफॉस्फेट आइसोमेरेज, उसकी मदद से ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी वही मामला है जो अभी फ्रक्टोज और ग्लूकोज के अंदर तक है, इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम होते हैं, सिर्फ स्ट्रक्चरल चेंजेस होती हैं, यानी अरेंजमेंट में फ़र्क होता है। तो ये अपनी रीअरेंज करेगा अपने आप को, वापस कन्वर्ट हो जाएगा ग्लेसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो ग्लेसर एल्डिहाइड के अब हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। अच्छा, अब ये ग्लेसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, इसमें से क्या होगा जी? NADP आता है, NADP। और ये क्या करेगा, इसमें इसको अपना फॉस्फेट दे देगा, और इसमें से हाइड्रोजन ले लेगा। अपना ये जो फॉस्फेट है ये ग्लेसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को दे देगा, और ग्लेसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में से हाइड्रोजन ले लेगा। तो ये बन जाएगा NADH बन जाएगा, और इसको चूंकि फॉस्फेट मिल गया तो ये हो जाता है 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट, 2 फॉस्फेट हो गए। अब ये जो 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट है, पहले ये अपना एक फॉस्फेट निकाल देगा, एक फॉस्फेट निकालेगा, जो फॉस्फेट रिलीज हुआ है इसमें से वो एडीपी गेन कर लेगा और एटीपी बन जाएगा, और ये जो कंपाउंड है अब ये कन्वर्ट हो जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट। फिर ये अपनी रीअरेंजमेंट करेगा,
कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होगी, सिर्फ अपने आप को रीअरेंज करेगा और ये बन जाएगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट। और फिर फॉस्फोइनोल पायरुवेट में जो वाहिद फॉस्फेट बचा है वो भी एडीपी ले लेगा। एटीपी इसमें से फॉस्फेट निकाल के एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा और अब ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो है ये कन्वर्ट हो गया पायरुविक एसिड या पायरुवेट में। तो अब ये आपके पास हो गया ग्लाइकोलाइसिस की स्टेज हो गई, पहली स्टेज कंप्लीट हो जाती है। अब ग्लाइकोलाइसिस की स्टेज के नतीजे में अगर हम इसका फाइनल रिएक्शन बनाएं तो फाइनल रिएक्शन कुछ इस तरह हो गया कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आया, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आया और ये ब्रेक हो गया, कोई ऑक्सीजन वगैरह किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये ब्रेक हो गया और आपको क्या मिल गया जी, 2 पायरुवेट मिल गए, 2 पायरुवेट मिले जी, ये रहे 2 पायरुवेट। उसके अलावा 2 एटीपीस बनते हैं, ठीक है, बने तो टोटल ज़्यादा हैं, देखें 2 एटीपीस यहाँ बने और 2 एटीपीस यहाँ बने, 4 एटीपी बन रहे हैं। लेकिन 2 एटीपी चूंकि इस्तेमाल भी हुए ना, एक यहाँ पे इस्तेमाल हुआ एक यहाँ पे, तो 4 में से 2 इस्तेमाल हो गए तो हटा दो उनको, तो 2 एटीपीस बने और 2 NADH बने। NADH कहाँ बने थे, यहाँ पे बने थे। 2 कैसे बने थे, क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ये याद होगा आपको, ग्लिसरॉल्डिहाइड 2 मॉलिक्यूल्स थे, तो एक मॉलिक्यूल ने एक NADH बनाया, एक ने एक बनाया, तो 2 NADH बनते हैं हमारे पास, ठीक है। ये आपके पास जो है ग्लाइकोलाइसिस का नतीजा होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद जो ग्लूकोज है वो खत्म हो गया। नाउ यू हैव 2 पायरुविक एसिड या पायरुवेट, 2 एटीपी, 2 NADH, इनमें एनर्जी स्टोर हुई है, थोड़ी थोड़ी एनर्जी मिल गई और पायरुवेट के अंदर जो है अब मजीद ब्रेक डाउन होगा। अब ये तो पहली स्टेज हो गई। अब दूसरी स्टेज जो होती है उसको हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब इसका फॉर्मेशन होगा, यानी ये जो पायरुवेट है ना, पायरुवेट, दे विल बी कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए, इसमें कन्वर्ट होंगे ये, ठीक है। अब इस रिएक्शन के हवाले पे थोड़ी बात करते हैं। इसमें क्या होगा, पायरुवेट जो होते हैं, पायरुवेट दे विल कन्वर्ट इनटू, ये कन्वर्ट होंगे किसके अंदर, एसिटाइल कोएंजाइम में, एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। तो पहले स्टेज जो था ग्लाइकोलाइसिस, उसके अंदर ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया पायरुवेट में, और अब जो दूसरी स्टेज है इसमें क्या होगा कि ये जो पायरुवेट एसिड है ये कन्वर्ट हो जाएंगे एसिटाइल कोएंजाइम ए में, एक बात। दूसरी बात, ये भी साइटोप्लाज्म में हो रहा है, यानी साइटोसोल में हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया तक अभी ये नहीं गया। हाँ, जब एसिटाइल कोएंजाइम बन जाएगा ना फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा, और जो तीसरी स्टेज होती है क्रेब्स साइकिल, फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो पहली ये और ग्लाइकोलाइसिस ये दोनों साइटोप्लाज्म में हो रहे हैं। अब इसमें क्या मामला होता है, जरा इसको समझिएगा। ये जो पायरुवेट आ रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में, अब जब ग्लाइकोलाइसिस हो गया क्या तैयार हुआ हमारे पास, पायरुवेट, ठीक है जी। पायरिक एसिड का होता है C3H4O3, पायरुवेट का होता है C3H3O3, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा, CH3, ये एक कार्बन लगा हुआ होता है, इसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होती है, और फिर एक कार्बन लगा हुआ होता है जी, इसके साथ भी आप कह लो एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगी, और यहाँ पर O लगा हुआ होता है, ये होता है जी CH, देख लें C3 हो गए, पॉइंटर का है, 1 2 3 कार्बन हो गए, 3 ऑक्सीजन हो गए, 3 हाइड्रोजन हो गए। अगर यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ होता है तो पायरुविक एसिड हो जाता है, हमने यहाँ हाइड्रोजन हटा दिया। ये पायरुवेट है जो इस रिएक्शन में या इस स्टेज के अंदर स्टार्टिंग कंपाउंड है हमारा पायरुवेट। अच्छा, अब सबसे पहले क्या होता है जी, इस पायरुवेट में से ये चीज़ निकल जाएगी, ये हिस्सा निकल जाएगा, ये हिस्सा, इट विल बी रिमूव। ये है क्या, देखें COO, ये CO2 हो गया, क्या निकल रहा है जी, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, ठीक है। तो पायरुवेट जो है ये इसका जो शुरू का हिस्सा होगा ना, ये एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, ये अलग हो जाएंगे इस पायरुवेट में से, और ये बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, इट विल बी रिमूव। ये एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है, आपको याद होगा एरोबिक रिस्पायरेशन में एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से थोड़ी सी रिलीज होना शुरू हो गई। अब क्या बचा जी आपके पास, जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई तो अब आपके पास बचता है क्या, देख ले जी, C डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, CH3, ये, और यहाँ पर अब जो है बॉन्ड की ज़रूरत पड़ रही है इस हिस्से पे, क्योंकि यहाँ से जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकल चुका है, तब यहाँ ज़रूरत पड़ रही है। ये जो कंपाउंड है इसको हम कहते हैं एसिटाइल ग्रुप,
उसको हम कहते हैं एसिटाइल ग्रुप। ये एसिटाइल ग्रुप हो गया। तो हुआ क्या, पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल ग्रुप। पायरुवेट जो है वो एसिटाइल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। कैसे, पायरुवेट में से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। ठीक है, तो अगर आप इसका रिएक्शन बनाओ तो क्या रिएक्शन हो गया जी, पायरुवेट जो है वो ब्रेक हो जाएगा किसके अंदर, एसिटाइल ग्रुप के अंदर, एसिटाइल ग्रुप और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई। तो ये तो पहला काम हुआ इसके अंदर, फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में। तो पहला काम क्या होता है कि ये जो आपके पास पायरुवेट है इसके अंदर ये इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है और जो कंपाउंड बच गया दैट इज कॉल्ड एसिटाइल ग्रुप। ये तो पहला काम हो गया। अब दूसरा काम क्या होता है कि कोएंजाइम होता है, उसको हम कहते हैं कोएंजाइम ए। ठीक है, ये बॉन्ड हुआ होता है सल्फर, और सल्फर का जो दूसरा बॉन्ड होता है वो होता है हाइड्रोजन के साथ। ये होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये सिर्फ कोएंजाइम ए कहलाता है। इसका नाम क्या है, कोएंजाइम ए, कोएंजाइम ए। ये एक एंजाइम है एक लिहाज से। तो ये कोएंजाइम ए का स्ट्रक्चर होता है। ये कोएंजाइम लगा हुआ होता है ए, और इसके साथ सल्फर होता है, सल्फर के साथ एक और बॉन्ड लगा हुआ होता है हाइड्रोजन का। अब ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और कोएंजाइम ए के साथ सल्फर लगा हुआ है, यहाँ बॉन्ड की ज़रूरत है। अब ये कहलाएगा कि ये कोएंजाइम जो है एक्टिव फॉर्म में आ गया। ये अभी एक्टिव फॉर्म में नहीं था। ठीक है, ये स्टेबल है, ये स्टेबल है, अभी ये कोई रिएक्शन नहीं कर सकता। जब इसमें से हाइड्रोजन निकल गया अब ये एक्टिव फॉर्म में आ गया। अब ये रिएक्शन मांग रहा है, एक्टिव फॉर्म में आ गया क्योंकि अब इसको रिएक्शन की ज़रूरत है। यहाँ इसकी एक जो है बॉन्ड खाली जा रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास दूसरा स्टेज हो गया कि जब हमारे पास कोएंजाइम ए होता है वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे कन्वर्ट होगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा उसमें से, सिंपल। ठीक है, तो दो स्टेजेस हो गई। पहली पायरुवेट जो है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई और ये एसिटाइल ग्रुप बन गया। अब एसिटाइल ग्रुप में देखें यहाँ बॉन्ड की ज़रूरत है, इस पॉइंट पर बॉन्ड की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ से चीज़ें मिस हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, यहाँ बॉन्ड की ज़रूरत है। इसी तरीके से दूसरा काम क्या होता है कि कोएंजाइम ए होता है वो नॉर्मल स्टेबल फॉर्म में होता है, उसमें से हाइड्रोजन रिलीज हो जाती है और एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये कोएंजाइम सल्फर के साथ बॉन्ड हुआ है लेकिन सल्फर की दूसरी वैलेंसी खाली है। नाउ इट इज़ कॉल्ड इट इज़ इन स्टेट ऑफ एक्टिव फॉर्म। अब तीसरा काम क्या होगा, ये दोनों चीज़ें जो बनी है ना ये अब आपस में मिल जाएंगी। दो चीज़ें क्या क्या बनी, एक एसिटाइल ग्रुप और एक कोएंजाइम ए की एक्टिव फॉर्म। तो ये दोनों आपस में मिलेंगी। ये हो गया जी आपके पास एसिटाइल ग्रुप CH3, ये लगा हुआ है C डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, ये इसका बॉन्ड खाली है। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया एसिटाइल ग्रुप। ठीक है जी, और ये कंबाइन होगा किसके साथ, कोएंजाइम AS इसके साथ। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ना, ये सल्फर का ये जो बॉन्ड है ये जा करके यहाँ लग जाएगा और ये बन जाएगा आपका ऐसा CO, नीचे CH3 और यहाँ पर लग जाएगा आपके पास कोएंजाइम A। ठीक है, विद सल्फर। ठीक है, इसको अगर आप तरीके से लिखना चाहे तो ये ऐसे होगा कि सल्फर यहाँ लग गया और ये कोएंजाइम A। अब ये जो कंपाउंड तैयार हुआ ना इसको हम कहते हैं एसिटाइल कोएंजाइम A। ये आपके पास एसिटाइल, ये आपके पास जो है सेकंड जो स्टेज है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो मुश्किल स्टेज नहीं है, इजी स्टेज है ये। तीन स्टेप्स हो रहे हैं इसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए में। सबसे पहले पायरुवेट एसिड जो होता है C3H3O3, पायरुवेट जो होता है C3H3O3, अगर ये पायरुविक एसिड है तो अपना एक हाइड्रोजन यहाँ लगा हुआ होगा, यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ होगा, वो निकल जाएगा तो ये पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है और एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। अच्छा, अब ये पायरुवेट है जी, ये इसका स्ट्रक्चर है, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है और बाकी जो हिस्सा बच गया, ये हिस्सा टुकड़ा बच गया, इस टुकड़े को आप कहते हो एसिटाइल ग्रुप। अब इस एसिटाइल ग्रुप में ये जो है साइट है, रिएक्टिव साइट है, यहाँ पर कोई कंपाउंड लगेगा तो जाकर ये ठंडा होकर बैठेगा। अब क्या होता है दूसरी तरफ, ये कोएंजाइम ए होता है, इसमें से हाइड्रोजन, ये नॉर्मल है स्टेबल फॉर्म है, हाइड्रोजन रिलीज हो जाती है, ये एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। अब ये और ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, ये आपके पास एसिटाइल ग्रुप है, ये कोएंजाइम ए है, ये आके इधर लग जाएगा, ये इधर आके फिट हो जाएगा और ये बन गया एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है जी, तो ये आपके पास होता है सेकंड स्टेज जिसको आप कहते हो कि ये फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए हो गई। अब यहाँ से ये जो कंपाउंड तैयार हुआ है, ये दो कंपाउंड तैयार हुए क्योंकि आपने ग्लाइकोलाइसिस में देखा था, ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास दो पायरुवेट तैयार हुए थे। ठीक है, तो दो जो पायरुवेट तैयार हुए हैं, पहले तो उसका ज़रा एक यानी कि इसकी नॉर्मल फाइनल फॉर्म लिख देना रिएक्शन की।
रिएक्शन की फाइनल फॉर्म क्या है कि हमारे पास होते हैं दो पायरुवेट आए थे इस रिएक्शन के अंदर। आपको याद होगा ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हमारे पास दो जो है वो पायरुवेट बनते हैं। तो दोनों पायरुवेट आए और कंबाइन हुए जी किसके साथ, दो कोएंजाइम ए के साथ। ठीक है, साथ साथ आपको दो NADH चाहिए होते हैं, आपको NAD चाहिए होते हैं। क्यों NAD चाहिए होते हैं? जो हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला, ये हाइड्रोजन रिलीज हुआ है ना, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया यहाँ पर H पॉजिटिव। अब ये H पॉजिटिव कौन लेता है? NADH। आपको याद होगा NAD जो है इसको ले लेगा और क्या तैयार होगा? NADH। ठीक है, तो दो NAD भी चाहिए ताकि जो कोएंजाइम हाइड्रोजन निकालेगा वो NAD ले लेगा। ठीक है जी। अब जब ये रिएक्शन होगा तो ये पायरुवेट जो है, दो पायरुवेट कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर? दो एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर। इसी तरह इस कोएंजाइम ए ने जो हाइड्रोजन निकाला था वो NAD कैच कर लेगा और आपके पास क्या तैयार होंगे? अच्छा, ये भी दो ही चाहिए होंगे, ये भी दो थे। ठीक है, तो दो आपके पास NADH तैयार हो गए। और आपको याद होगा पायरुवेट जब टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के दो मॉलिक्यूल रिलीज होंगे, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स पायरुवेट के थे तो दो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होंगे। तो ये इसकी जनरल फॉर्म हो गई इसकी इक्वेशन की। ठीक है, तो दो पायरुवेट होते हैं, ये सबसे पहले क्या करेंगे? अपने में से कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे। ये आ गई कार्बन डाइऑक्साइड, दो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई। अब ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एसिटाइल, इसमें एसिटाइल ग्रुप में, एसिटाइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद ये जो कोएंजाइम्स ए हैं इसके दो मॉलिक्यूल्स होंगे, दोनों हाइड्रोजन निकालेंगे, दो NADH को ले लेंगे और दो NADH बन गए, वो भी भाग गए। अब ये जो कोएंजाइम है ये इसके साथ, अभी इसमें से क्या बना? कोएंजाइम एक्टिव फॉर्म में, ये इसके साथ कंबाइन होगा, दो कोएंजाइम एसिटाइल कोएंजाइम ए तैयार हो जाएंगे। यहाँ ये रिएक्शन, ये स्टेज आपकी खत्म हो जाएगी। फिर ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है अब ये मूव करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है डिफ्यूज हो जाएगा किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया में, डिफ्यूज इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अब तीसरी स्टेज शुरू होगी जिसको आप कहते हो क्रेब्स साइकिल। ठीक है, ये जो आपके पास सेल है ये आपके पास सपोज कर लें जी माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में हुआ और एसिटाइल कोएंजाइम ए की जो फॉर्मेशन है वो भी साइटोप्लाज्म में। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चले जाएगा और जो दो स्टेजेस होंगी अब आगे की, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। अब क्रेब्स साइकिल जो है थोड़ी सी लंबी है, उसके काफ़ी रिएक्शंस है, वो मैं आज तो नहीं पढ़ा पाऊंगा टाइम की शॉर्टेज की वजह से, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन क्रेब्स साइकिल के हवाले से दो चार बातें मैं बता देता हूँ। अब अगली हमारे पास है वो है क्रेब्स साइकिल, थर्ड स्टेज क्रेब्स साइकिल। ठीक है जी, ये थर्ड स्टेज होगी। दो तीन बातें इसकी मैं बता देता हूँ, फिर इसके रिएक्शंस जो है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। पहली बात ये है कि क्रेब्स साइकिल को हम एक और नाम देते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल भी क्यों कहते हैं इसको हम? क्योंकि जो फर्स्ट कंपाउंड तैयार होगा इस साइकिल के नतीजे में, हाँ, तो इसको सिट्रिक एसिड साइकिल का नाम भी दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट कंपाउंड हमारे पास तैयार होगा ना वो सिट्रिक एसिड होगा, सिट्रिक एसिड, इसलिए आप इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हो। और क्रेब साइकिल क्यों कहते हो? क्योंकि इसकी पूरी डिस्कवरी जिस साइंटिस्ट ने की थी उसका नाम था हैंस क्रेब। तो हैंस क्रेब के ऑनर के चक्कर में आपने इसको क्रेब साइकिल भी बोला हुआ है, तो इसको आप क्रेब साइकिल भी कहते हो और सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हो। वजह मैंने आपको बता दी। तीसरी बात, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी और इस स्टेज के अंदर जो आपके पास ग्लूकोज जो कन्वर्ट होते होते एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया ना, इट विल कम्प्लीटली ब्रेक डाउन, ये मुकम्मल तौर पर टूट जाएगा, मुकम्मल तौर पर टूट जाएगा, बस ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड तैयार हो जाएगी, आपके पास वाटर्स तैयार हो जाएंगे। तो ये बड़ा बस मुकम्मल तौर पर तोड़ देगा क्रेब साइकिल आपके ग्लूकोज को। तो पहली स्टेज में ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ पायरुवेट में, दूसरी स्टेज में पायरुवेट कन्वर्ट हुआ एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और क्रेब साइकिल के अंदर अभी एसिटाइल कोएंजाइम ए कंप्लीटली ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज उसको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो चौथी
साइकिल होती है, चौथा स्टेज जो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसके अंदर क्या होता है कि वो जो हाइड्रोजन NADH वगैरह ने कैच किए होते हैं ना, NADH ने जो हाइड्रोजन गेन किए हुए होते हैं, वो हाइड्रोजन निकलते हैं ताकि NAD अपनी वापस नॉर्मल हालत में आ जाए, और वो हाइड्रोजन फिर वाटर बन के बाहर आ रहा होता है। तो उसके अंदर कोई एनर्जी रिलीज हो रही होती है, बट जो कंपाउंड था, मेजर कंपाउंड ग्लूकोज, उसके अंदर उसका कोई किरदार नहीं है, वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, और बस अब इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसको, क्योंकि क्रैब्स साइकिल बहुत, यानी कि इसके कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, इसमें रिएक्शंस बहुत ज़्यादा है। तो इस साइकिल को पढ़ाने से पहले मैं चाह रहा था कि थोड़े से आपके पिछले जो रिएक्शंस है उनको रिवीजन कर लें। ठीक है, तो मैं आपको छोटा सा रिवीजन करा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको एक होमवर्क दूंगा। अच्छा, जल्दी से यहाँ तवज्जो से देखिएगा। हमने सबसे पहले फोटोसिंथेसिस पढ़ा इस चैप्टर में, फोटोसिंथेसिस पढ़ा। फोटोसिंथेसिस के अंदर हमारे पास दो स्टेजेस होती हैं, पहली होती है लाइट रिएक्शन, दूसरी होती है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के अंदर जो काम हुआ था वो मैं जल्दी से बता रहा हूँ आपको, ये सिस्टमेटिक डायग्राम की सूरत में मुझे वापस होमवर्क करके देना होगा। लाइट रिएक्शन में सबसे पहले हमारे पास होता है PS2। PS2 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। ठीक है, लाइट जैसी इस पे पड़ती है 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं। क्या पड़ी है इस पे? लाइट पड़ी, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए। ये 2 इलेक्ट्रॉन फायोफाइटिन ले लेते हैं। फिर ये फायोफाइटिन किसको देते हैं? प्लास्टोक्यूनिन को। फिर प्लास्टोक्यूनिन किसको देते हैं? साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स को। फिर साइटोक्रोम किसको देते हैं? प्लास्टोसायानिन को। दूसरी तरफ फिर ये जो PS1 है, ये मज़ीद लाइट लेगा और अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा जो कि फायोफाइटिन ले लेगा। अब इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, ये प्लास्टोसायानिन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये उससे लेगा अपनी कमी पूरी। अब ये फायोफाइटिन के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आए, ये किसको देगा? फेराडॉक्सिन को देगा। और फिर फेराडॉक्सिन जो है ये देगा NADP रिडक्टेस को। NADP रिडक्टेस को देगा, जो कि एक एंजाइम होता है। और फिर ये क्या करेगा जी, इस रिएक्शन NADP रिडक्टेस के पास जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो ये क्या करेगा, अपने जो स्ट्रोमा होता है वहाँ से हाइड्रोजन लेगा स्ट्रोमा से, फ्रॉम लिख देता हूँ मैं, चले, स्ट्रोमा से ये हाइड्रोजन लेगा। और फिर इस हाइड्रोजन और ये जो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर एनर्जी है उसकी मदद से क्या करेगा, NADP को कन्वर्ट कर देगा NADPH के अंदर, एनर्जी आ जाएगी इसके अंदर। ठीक है जी, ये आपके पास लाइट रिएक्शन था। साथ साथ एक और काम होता है, ये जो साइटोक्रोम है, जब इसमें इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो रिपल्स अट्रैक्शन की वजह से स्ट्रोमा से हाइड्रोजन जो है H पॉजिटिव, वो साइटोक्रोम से होते हुए अंदर ल्यूमन में आ जाते हैं। ये ल्यूमन है जी, थैलाकोइड का ल्यूमन, इसमें हाइड्रोजन आ जाते हैं। अब अंदर हाइड्रोजन बहुत सारे हो जाएंगे, वो जो पानी की ब्रेक डाउन हुई थी उसके ज़रिए भी कुछ हाइड्रोजन आ रहा होता है। फिर यहाँ पर पाया जाता है एक और एंजाइम जिसको आप कहते हो एटीपेस इन हाइड्रोजन्स को वापस करेगा बाहर की तरफ, स्ट्रोमा की तरफ इन हाइड्रोजन्स को वापस फेंक देगा। इस दौरान इन हाइड्रोजन में से एनर्जी गेन कर ली जाएगी और उस गेन एनर्जी की मदद से ADP को फॉस्फेट के साथ कंबाइन कर कर ATP तैयार हो जाते हैं। ये ATP तैयार हो गया, ये NADP। ये था लाइट रिएक्शन का छोटा सा रिव्यू। फिर हमने डार्क रिएक्शन पढ़ा जी, दूसरा रिएक्शन जो पढ़ा हमने वो डार्क रिएक्शन पढ़ा। डार्क रिएक्शन मुश्किल नहीं, आसान है। तो डार्क रिएक्शन के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये बगैर लाइट के होता है। इसमें जो सबसे पहला कंपाउंड होता है वो होता है हमारे पास राइबोलोस बायफॉस्फेट। इसके साथ कंबाइन होती है कार्बन डाइऑक्साइड, और जो पहला कंपाउंड आपको मिलता है वो होता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, फिर 3-फॉस्फोग्लिसरेट मजीद फॉस्फेट लेगा और ये बनेगा 1,3-बायफॉस्फोग्लिसरेट। मैं सिंबल्स यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो ये राइबोलोस बायफॉस्फेट कंबाइन होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तैयार होंगे आपके पास 3-फॉस्फोग्लिसरेट के मॉलिक्यूल्स। फिर 3-फॉस्फोग्लिसरेट के मॉलिक्यूल्स मजीद फॉस्फोरस गेन करते हैं और हो जाते हैं 1,3-बायफॉस्फोग्लिसरेट। फिर ये कन्वर्ट होंगे किसके अंदर? ग्लेसर एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के अंदर। ठीक है, ग्लेसर एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में इसके 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक मॉलिक्यूल निकल जाएगा, साइकिल से बाहर चला जाएगा एक मॉलिक्यूल ग्लेसर एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का, जबकि 2 मॉलिक्यूल्स जो है वो साइकिल के अंदर ही रहते हैं। और फिर ये 2 मॉलिक्यूल्स जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे वापस राइबोलोस बायफॉस्फेट में। ये डार्क रिएक्शन था। ठीक है, देख ले, दिखा देता हूँ मैं आपको, छोटा सा था ये, तो इतना मुश्किल भी नहीं था। ये रहा, ठीक है, ये देख लें। ये राइबोलोस बायफॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन हुआ, क्या बना? 3-फॉस्फोग्लिसरेट।
फिर इसने मजीद फॉस्फेट गेन किया, क्या हो गया 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट। फिर क्या बना जी ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, 6 में से एक मॉलिक्यूल बाहर चला गया, 5 मॉलिक्यूल्स रह गए ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, और इन 5 मॉलिक्यूल्स ने फिर क्या बनाया राइबोलोज बाइफॉस्फेट। ठीक है जी, ये आपके पास था डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन के बाद हमने क्या चीज़ पढ़ी थी कि कुछ हमारे पास पौधे होते हैं जो कि C4 साइकिल वाली करते हैं, फोटोसिंथेसिस C4 साइकिल वाली। उसमें कुछ इजाफी स्टेप्स होते हैं, बताया था रीजंस वगैरह आपको मैंने। रूबिस्को होता है जी, उसका मसला आता है। रूबिस्को अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है तो राइबोलोज बाइफॉस्फेट को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करता है, ऑक्सीजन ज़्यादा होती है तो ऑक्सीजन के साथ। तो मैंने आपको सारा इशू बताया था रीजंस क्या होता है, बस मैं आपको यहाँ साइकिल थोड़ी सी रिपीट कर देता हूँ उसकी। इसमें क्या होता है जी आपके पास कि सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंबाइन होती है फॉस्फोइनोल पायरुवेट के साथ, और ये तैयार होता है आपके पास ऑक्सैलो एसीटेट। फिर ये ऑक्सैलो एसीटेट कन्वर्ट होता है किसमें मलिक एसिड के अंदर, मलिक एसिड्स के अंदर। फिर मलिक एसिड जो है वो ब्रेक डाउन होगा, क्या ब्रेक डाउन में होगा इसके, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और निकलेगा पायरुवेट। तो पायरुवेट जो है वो वापस कन्वर्ट हो जाएगा किसमें फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये चली जाती है बंडल शीट सेल्स के अंदर, और वहाँ पर जो है इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वो C3 साइकिल या केल्विन साइकिल होती है। ठीक है, ये भी रिएक्शन में आपको दिखा देता हूँ कहाँ है, ये रहा ये है। ठीक है जी, ये देखें कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन हुई फॉस्फोइनोल पायरुवेट के साथ, क्या तैयार हुआ ऑक्सैलो एसीटेट। फिर ऑक्सैलो एसीटेट से तैयार हुआ मैलेट या वही मैलिक एसिड। फिर मैलिक एसिड ब्रेक हुआ किसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और पायरुवेट में, पायरुवेट से वापस मिल गया आपको फॉस्फोइनोल पायरुवेट। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बंडल शीट में चली गई, और फिर बंडल शीट के अंदर जो है रूबिस्को एंजाइम मौजूद होता है, वहाँ पर केल्विन साइकिल होगी और ये अपना तैयार कर लेता है। इसी तरीके से ये भी बताया था आपको मैंने कि कुछ प्लांट होते हैं जो कैम फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्या कैम कैम में क्या होता है, वही कहानी होती है, बस दिन और रात का फ़र्क होता है। रात के अंदर ये अपने स्टोमेटा खोल लेते हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ जाती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। फिर कार्बन डाइऑक्साइड फॉस्फोइनोल पायरुवेट के साथ कंबाइन होता है, ऑक्सैलो एसीटेट मिलता है। ऑक्सैलो एसीटेट जो है वो कन्वर्ट होता है किसमें मैलिक एसिड के अंदर। मैलिक एसिड फिर वैक्यूल में स्टोर हो जाता है। फिर आता है जी दिन। जब दिन होता है तो ये मैलिक एसिड जो है वो ब्रेक होगा कार्बन डाइऑक्साइड और पायरोइक एसिड में। पायरोइक एसिड वापस कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, और ये कार्बन डाइऑक्साइड से केल्विन साइकिल स्टार्ट हो जाती है। बस यहाँ रात और दिन का फ़र्क है, नहीं तो ये काम जो है ये रिएक्शंस जो है ये वही आपके C4 साइकिल वाले रिएक्शंस हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने रिस्पायरेशन स्टार्ट किया। रिस्पायरेशन में जो हमारे पास पहली साइकिल आई थी वो ये वाली है ग्लाइकोलाइसिस की, ये तो मैंने आज की क्लास में आपको रिपीट की है, और ये दूसरी थी फॉर एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो अब आपने ये आपके पास मैंने छोटा सा रिव्यू करा दिया। वजह यह है कि जो क्रेब्स साइकिल है ना, आगे स्टार्ट होने वाली जो क्रेब्स साइकिल है वो ज़रा उसमें मज़ीद ऐसे कुछ रिएक्शंस आ जाएंगे और हमारा जो है दिमाग जो है और कंफ्यूज हो जाता है। तो अब आपने काम ये करना होगा कि इन सारे रिएक्शंस की एक सिस्टमेटिक डायग्राम मुझे बनाकर सेंड करोगे। सिस्टमेटिक डायग्राम से मुराद वही चीज़ जैसे कि आपने वो रिएक्शंस शो करने जो आपको डायग्राम में ऊपर दिखा रहा हूँ, इस तरह की डायग्राम रफ सी बस आप मुझे बना के दो। कौन कौन से रिएक्शंस की, लाइट रिएक्शन और फोटोसिंथेसिस, डार्क रिएक्शन की डायग्राम 2, C3 साइकिल की C4 साइकिल की डायग्राम 3, कैम की डायग्राम 4, ग्लाइकोलाइसिस की डायग्राम 5, फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए इसकी डायग्राम 6। ये 6 डायग्राम्स आप मुझे बनाकर दोगे। उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट क्लास में वो करेंगे क्या, क्रैप साइकिल स्टार्ट करेंगे। ठीक, होमवर्क समझ में आ गया बेटा? कोई सवाल है तो पूछिएगा, माइक खोल देता हूँ मैं आपके, माइक खुले में। कोई सवाल है तो पूछें। नहीं सर। ठीक है जी, अब आपके पास नेक्स्ट वीक तक का टाइम है। नेक्स्ट वीक तक ये सारी डायग्राम्स मुझे बना के सेट करो ताकि आपको ये रिएक्शंस दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि अब क्रैब साइकिल जब शुरू होगी ना उसके अंदर कुछ नए नए कंपाउंड्स आएंगे। अब वो नए नए कंपाउंड्स आएंगे तो वो और ज़्यादा दिमाग मिक्सअप होगा। इससे पहले कि जो पिछले रिएक्शंस हैं थोड़ा उनको मजबूत कर लो। ख्याल रखिएगा अपना, कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लेगा। अल्लाह हाफिज़।